भारत की जलवायु भारत की जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पे है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। जो थोड़े समय की होती है उसे मौसम कहते हैं। थोड़े समय की एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में प्रारंभ की गई थी। तो भारत में मौसम संबंधी सेवा का प्रारंभ की थी 1875 में आरंभ की गई थी। 1875 में आरंभ की गई थी मौसम संबंधी सेवा 1875 मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। तो मौसम संबंधी सेवा 1875 में प्रारंभ की गई थी। मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो मौसम संबंधी सेवा का मुख्यालय पुणे में लाया गया था। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। तो पुणे से ही अब जो है भारत के मौसम संबंधी जो मानचित्र होते हैं वो पुणे से ही प्रकाशित होते हैं। पहले जब ये बना हुआ था 1875 में तब इसका मुख्यालय शिमला में था, लेकिन अब पुणे में है। पहले शिमला में था, अब पुणे में है। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। तो भारतीय जो जलवायु है उसको मानसून के अलावा जो प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। पहला, उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। तो उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली जो शीतल हवाएं हैं वो भारत में नहीं आ पाती हैं। इसकी उपस्थिति के कारण जो मध्य एशिया से आने वाली जो शीतल हवाएं हैं वो भारत में नहीं आ पाती हैं। दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा के समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। तो दक्षिण में हिंद महासागर इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण दक्षिण में हिंद महासागर की उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण भूमध्य रेखा समीप है, इसी कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में आ जाती है। उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है वो अपने आदर्श रूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतुएं चक्रवत पाई जाती है। तो मानसूनी पवनें जो है समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण जो मानसूनी पवनें हैं वो समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु होती हैं, चक्रवात पाई जाती है। 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। पहला है शीत ऋतु, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु होता है। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु होता है 16 मार्च से 15 जून तक। ग्रीष्म ऋतु होता है 16 मार्च से 15 जून तक। 16 मार्च से 15 जून तक। शीत ऋतु होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। शीत ऋतु होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु होता है 16 मार्च से 16 जून तक। तो 16 मार्च से स्टार्ट होता है ग्रीष्म ऋतु और 16 मार्च से स्टार्ट होता है 15 जून तक। फिर वर्षा ऋतु 16 जून से स्टार्ट होता है सितंबर तक। वर्षा ऋतु जून से स्टार्ट होता है सितंबर तक 16 जून से 15 सितंबर तक। और शरद ऋतु स्टार्ट होता है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। शरद ऋतु स्टार्ट होता है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से दिसंबर तक। तो शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। ये जो तिथियां वो सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। तो मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनका पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है।
मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ तथा जेट स्ट्रीम के कारण होती है। तो उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा, उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। तो उत्तरी भाग भारत के जो मैदानी भाग है उसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो जाड़ों के दिनों में जो जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु के तट पर और कोरोमंडल के तट पर। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में असम में पश्चिम बंगाल में राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में असम पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, तो जो ये हवाएं होती हैं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है और बंगाल में काल बैसाखी पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम और कॉफी का वर्षा कहा जाता है। तो कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। तो आम की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसीलिए दक्षिण भारत केरल में से आम्र वर्षा कहा जाता है। तो फिर नॉर्वेस्टर जो है पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और काफ़ी वर्षा, और केरल में दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा, मैंगो सॉवर केरल में आम्र वर्षा। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम भारत के जो शुष्क भाग है उसमें ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं उनको जो है लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान के उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो वर्षा ऋतु में जो उत्तर पश्चिम भारत वर्षा ऋतु में उत्तर और पश्चिम भारत और पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून वर्षा कहते हैं, जिसे मानसून गर्द कहते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्द कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसक जाती है। इसी समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण ITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है। NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत-रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी पूर्वी
उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण जो उत्तर विषुवत रेखीय जो पछुआ पवन है एवं दक्षिणी गोलार्ध की जो दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन है विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून में कौन कौन आता है? तो विषुवत रेखी जो पछुआ पवन है वो, और दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन, विषुवत रेखी पछुआ पवन और दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन दोनों मिलकर के बंद बनाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत का अधिकांश वर्षा 80% इसी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो प्रायद्वीपीय आकृति की जो वजह से भारत की प्रायद्वीपीय आकृति है, इसके कारण जो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहला है अरब सागर की शाखा, दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। पहला है अरब सागर की शाखा। तो भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल तट में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। तो अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उनसे टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट या मानसून बर्स्ट कहा जाता है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है। तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है अधिक वर्षा लाती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से जब गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराती है तो यहाँ पे बारिश करती है, जिसके कारण यहाँ पर स्थित मानसीराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग 1141 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% होती है। 65% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। तो जो कुल आर्द्रता है दक्षिण पश्चिम मानसून का 65% भाग अरब सागर से आता है और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरी मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा से क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है। तो अरब सागर मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है और एवं वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है। तो राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध नहीं है, क्योंकि अरावली पर्वत जो है सीधे ऐसे इस तरह से है, तो हवाएं ऐसे निकल जाती हैं, बगल से निकल जाती हैं और ये अरावली पर्वत जो है इनके मार्ग में अवरोध नहीं बनता है। इसी वजह से अवरोध नहीं होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर पड़ती है। तो मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण, तो वर्षा का मौसम समयावधि और वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक होता है। जून से सितंबर तक 73.7 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। पर्वतीय मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर 13.3% वर्षा होती है। पूर्व मानसून काल मार्च से मई 10.0% से वर्षा होती है। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी फरवरी में 2.6 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून से
उत्तर पश्चिम मानसून से 2.6 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 2.6 उत्तर पश्चिम मानसून का मतलब ठंडी के समय में 2.6 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तमिलनाडु पश्चिमी तट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो तमिलनाडु जो पश्चिमी घाट, तमिलनाडु जो होता है, तमिलनाडु स्टेट है वो पश्चिमी घाट जो पर्वत है, पश्चिमी घाट का जो पर्वत है उसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो तमिलनाडु जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। किसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है? पश्चिमी घाटों के पर्वत की। अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। तो इसीलिए तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके द्वारा कम वर्षा होती है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है इसीलिए। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु में शरतकाल में ठंडी के समय में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में से एक वजह से वर्षा होती है वह है उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। तो रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तो शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। शरद ऋतु को इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है इसकी वजह से पूर्वी तट में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में और पश्चिमी तट में गुजरात में काफ़ी क्षति होती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। प्रत्यावर्तित मानसून या मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु से होती है। तो प्रत्यावर्तित मानसून या रिट्रीटिंग मतलब वापस जाते हुए मानसून से या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 वर्ष या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भाग में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं होती हैं। तो एल नीनो हर 10 साल 5 साल में होता है, 5 साल या 10 साल बाद होता है। और इसकी वजह से तो सूखा बाढ़ मौसम की चरम अवस्थाएं होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्र धाराएं के रूप में प्रकट होती हैं। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती हैं। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। तो एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। वह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। भूमध्य रेखीय वायुमंडल पर संचरण में विकृति। तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय जो पर संचरण होता है उसमें विकृति हो जाती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाती है। प्लवक की मात्रा में कमी हो जाती है जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। प्लवक कमी हो जाता है तो मछलियों की संख्या भी घट जाती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। तो मानसून की लंबी अवधि का जो पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। तो दक्षिणी गोलार्ध दिसंबर गर्मी का महीना होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पेरू दक्षिणी गोलार्ध दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत की मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया था। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भाग में विभाजित किया? 8 भाग में विभाजित किया, जो निम्न है। पहला जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल
यह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। और यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास बहुत ज़्यादा होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस नहीं होता है। तो जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जो तटीय मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी का उत्तरी मैदान और तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो पुरानी बांगर मतलब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और जो नई वाली होती है उसे खादर कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो पुरानी वाली को बांगर कहा जाता है, पुरानी वाली को बांगर कहा जाता है, नई वाली को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इसमें धान होता है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा है काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की टूटने फूटने से होता है। तो जो काली मिट्टी है इसका निर्माण बेसाल्ट जो चट्टानें हैं उनके टूटने फूटने से होता है। तो काली मिट्टी ब्लैक सॉइल का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो जो काली मिट्टी होती है उसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से काला होता है। और इसमें जो है ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ह्यूमस और जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से ये काला होता है। इस मिट्टी में कार्बन पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी है इसको रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, तो रेंगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी। रेंगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अन्य फसलों गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। बाद में काली मिट्टी गुजरात में है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में है, कर्नाटक के उत्तरी जिला में है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र में है, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली जिलों और राजस्थान की बूंदी एवं टोंक जिले में पाई जाती है। रेड सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तन के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। तो लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है? जो रवेदार और कायांतरित जो शैल होते हैं इनके विघटन से होता है। रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। तो ये जो मिट्टी होती है इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी में लाल रंग किसकी वजह से होता है? लौह ऑक्साइड होता है, इसीलिए होता है। इसका कलर लाल, लौह ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का कलर लाल होता है। लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। लेकिन जब जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है, लेकिन यह जलयोजित रूप में पीली दिखाई पड़ती है।
यह अम्लीय प्रकृति की होती है। तो जल लाल मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस नहीं होता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस नहीं होता है, मतलब कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी पाई जाती है। मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। तो जो लाल मिट्टी होती है वो बंजर होती है, उर्वरता विहीन होती है, बंजर होती है, उर्वरता विहीन होती है और बंजर होती है, बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज की कृषि की जाती है। तो इस जो लाल मिट्टी होती है उसमें कपास, गेहूँ, दाल और जो मोटे अनाज होते हैं इनको उगाया जाता है। इन अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र, तो जो लाल मिट्टी है वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है वहाँ पे, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे, पश्चिम बंगाल के जो उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पे, मेघालय की जो गारो खासी जयंतियों की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, मेघालय की जो गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, मेघालय की जो गारो खासी जयंती के पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे, नागालैंड में है, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र में है, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। यहाँ पर है चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो चूना का इस्तेमाल कर जो लाल मिट्टी है इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की अगर उर्वरता बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट सॉइल, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। तो लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मानसूनी जलवायु की जो आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन की वजह से होता है। तो मतलब मानसून की जलवायु कभी आर्द्र है तो कभी शुष्क है, इसके क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। तो लैटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? आयरन सिलिका की बहुलता होती है। सैलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लैटराइट, सफ़ेद लैटराइट या भूमिगत जलवायु लैटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो सैलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को सैलों की टूट फूट से निर्मित होने वाली जो ये मिट्टी है को गहरी लाल लैटराइट, सफ़ेद लैटराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तथा भूमिगत जलवायु लैटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लैटराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। तो जो गहरी लाल कलर की जो लैटराइट होती है उसमें लौह ऑक्साइड या पोटास की बहुलता होती है। पोटास की वजह से भी लाल होता है। लौह ऑक्साइड तो होता ही है, पोटास की वजह से भी ये लाल होता है। इसकी उर्वरता कम होती है लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। इसकी उर्वरता कम होती है लेकिन जो निचला भाग होता है उसमें कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लैटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। जो सफ़ेद लैटराइट है उसकी उर्वरता कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। जो सफ़ेद लैटराइट होती है इसकी उर्वरता कम होती है, इसका सफ़ेद रंग किस वजह से होता है? केओलिन की वजह से इस मिट्टी का रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। तो जो भूमिगत जलवायु लैटराइट होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। वर्षा काल में जो लौह ऑक्साइड है वो जल में उसके साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लैटराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चाय, इलायची, काजू के लिए लैटराइट मिट्टी, चाय, इलायची, काजू के लिए लैटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। देश भर में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों का नियंत्रण, मृदा जो अपरदन हो रहा है जो इसके दुष्परिणाम है उसके नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की केंद्रीय
मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन CAZRI की स्थापना की गई। तो मरुस्थल के लिए मृदा अपर्दन के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में, और मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI। तो मरुस्थल के लिए जोधपुर में CAZRI की स्थापना की गई। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में CAZRI की स्थापना की गई है।